We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, and equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. A very good morning to all of you. You are most welcome at the Major Kalsi classes. मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मेजर कलसी के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस महामारी के दौरान आपको कंटेंट्स प्रॉपर मिल रहे हैं मेजर कलसी की तरफ से। मैं उसी में आज एक नई कड़ी और जोड़ता हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करी जाए तो प्रियम्बल इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि लगभग हर एग्जाम में डिफेंस के अलावा अगर अदर एग्जाम्स की मैं बात करता हूं तो उसमें भी आता। हमारे यहाँ एनडीए, सीडीएस अगर बात करी जाए तो उसमें तो मोस्ट प्रोमिनेंटली ये आता ही है, और उसके साथ साथ सीपीएफ हुआ, अदर एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी रिलेवेंसी के साथ मैं क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, क्या इंपॉर्टेंट रोल है प्रियम्बल का और किस बेसिक कॉन्सेप्ट में इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन करके मैं डिस्कस करूंगा। होप करता हूं, उम्मीद करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो जितने भी आपके क्वेश्चंस रिलेटेड प्रियम्बल से होंगे उन सब का सलूशन दे पाएगा। लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, बेस्ट कंटेंट आपको देने की पूरी कोशिश मैं कर सकता हूं। ठीक, चल अगर हम बात करते हैं प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल मीन्स बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये लैटिन वर्ड से आया है प्रियम्बलस, और प्रियम्बलस मीन्स होता है इंट्रोडक्शन। क्या होता है? इंट्रोडक्शन। क्या होता है भाई? इंट्रोडक्शन, यानी कि किसी चीज का परिचय। अगर इसके शब्द के जहां से इसकी ओरिजिन हुई है, उत्पत्ति हुई है, अगर वहीं से मैं बात करूं तो ये निकल करके आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि किसी चीज के बारे में शुरुआती रुझान, क्या होगा उसका भविष्य, ये सारी चीजें डिसाइड कर दी जाएंगी। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्यूचर इसी पे बेस्ड होगा और इसी में सारी चीजें एग्जिस्ट करेंगी। यानी कि भारतीय संविधान कहीं ना कहीं जो है पूरा एग्जिस्ट करेगा, लाई करेगा किसके अंतर्गत? प्रियम्बल के अंतर्गत। अब बात पहली ये निकलती है कि पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम प्रियम्बल के अडॉप्टेशन की जो प्रक्रिया थी वो यूएसए ने अपनाई। किसने अपनाई? यूएसए ने, यानी कि अमेरिका ने। तो जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमने किस कंट्री से, इट इज अ बारोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने, आप जानते हैं ये कि भारतीय संविधान को उधारी का संविधान कहा जाता है, आप सब जानते हैं। यानी कि बहुत सारी चीजों को हम दुनिया के विभिन्न देशों से लिए, उसमें से एक जो बेहतर चीज हमने ली है, वो बेहतर चीज क्या है? वो है आपका प्रियम्बल। क्लियर हो गई बातें? और प्रियम्बल जो हमने लिया है कहां से? यूएसए से। लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो अडॉप्ट की गई है। अगर मैं बात करता हूं तो अडॉप्ट की गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। कहां से बेटा? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर हो गई बातें यहां तक? अब ये क्या इसके सोर्सेस हैं, क्या हमारे प्रियम्बल का नेचर होगा, क्या इसकी फिलॉसफी होगी, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये सारी चीजों को मैं डिस्कस करता हूं। आइए, अगर मैं बात करता हूं इंटीग्रेंट्स ऑफ द प्रियम्बल के, यानी कि अगर मैं बात करूं इसके, तो जो कंपोनेंट्स आप यहां पे बोर्ड पे देख पा रहे हैं, बेसिक सारा क्वेश्चन, चाहे वो सीपीएफ हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन यहीं से आपको इतने से मिल जाएंगे। प्रॉपर और सिस्टमैटिक वे में ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे। देखिए, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ध्यान समझिएगा, एक एक शब्द की अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेंट्स ऑफ द प्रियम्बल, यानी कि इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो इसके पार्ट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल। जो 4 कंपोनेंट्स हैं, जो घटक है इसके, वो 4 हैं, और इन्हीं चारों घटकों में पूरा आपका प्रियम्बल एग्जिस्ट करेगा। पहला जो घटक है वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो प्रियम्बल का सोर्स है वो कौन है?
यानी कि प्रियम्बल का सोर्स अगर मैं बात करूं तो पीपल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही होता है, प्रियम्बल की लाइन ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि यहां की जनता, हम लोग। हालांकि आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को बनाया था, आप जानते हैं सब लोग। तो उसमें कुछ लोग, लिमिटेड लोग थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि उन्हीं लोगों के द्वारा यह सब बनाया गया, यानी कि एक विशेषकर लोगों के लिए या विशेषकर वर्ग के लिए हो सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यानी कि जो सोर्स है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का वो जनता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि क्या है, यहां के लोग हैं, यहां की जनता है इस प्रियम्बल का सोर्स। यानी कि आसान से शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो भी पावर एग्जिस्ट करेगी वो एग्जिस्ट करेगी किसमें, जनता। ठीक है, जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की, अब देखो यहां पे वी द पीपल ऑफ इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यानी कि यहां की जनता, जनार्दन की मैं बात कर रहा हूं। अब नेचर की बात करता हूं, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि जो प्रियम्बल में स्टेट है, एग्जिस्टिंग स्टेट है, जो परिभाषा बताई गई है। आपको बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन जो डिफिनीशन दी गई है स्टेट की या प्रिंस की, वो सबसे पहले मैकियावेली ने दी थी और उस बुक का नाम था द प्रिंस। और उसके बाद चाणक्य ने बेस्ट डिफिनीशंस दिया है और उस किताब को कहीं ना कहीं कहा जाता है अर्थशास्त्र, यानी कि उसी के संदर्भ में चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, क्योंकि प्रिंस जो बुक लिखी गई उसके राइटर थे मैकियावेली। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो यानी कि किस तरीके का जो प्रियम्बल में राज्य बताया गया है, उस राज्य की क्या विशेषताएं होंगी, उसके नेचर की मतलब प्रकृति क्या होगी, यह बताया गया है। एक स्टेट ऐसा बताया गया है, सोवरिन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक होगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूं नेचर में, एग्जिस्टिंग नेचर की मैं बात करूं तो एग्जिस्टिंग नेचर में आप देख पा रहे हैं यहां पे 5 आपको इसके एग्जिस्टिंग नेचर्स मिलेंगे। अब वन बाय वन करके समझते हैं। देखिए, जब भी सॉवरेन की बात होती, सॉवरेनिटी की जब भी बात करता है तो वर्तमान समय में इंडिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ अ कॉमनवेल्थ, देखिएगा कॉमनवेल्थ एक कॉन्सेप्ट अलग है। अगर हम बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है पूरी दुनिया में कि जो लोग कॉमनवेल्थ नेशन के अंतर्गत आते हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष को अपना हेड या सर्वोपरि मानते। समझिएगा मेरी बात को। दूसरी चीज, हम कॉमनवेल्थ नेशन के पार्ट होने के बावजूद ब्रिटेन के, देखिए हम क्या थे, डोमिनियन, कहीं ना कहीं राज्य थे, और बाद में हमको सेल्फ रूल मिला और इसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें सब कुछ ओवरऑल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और हम अपने आप को रिपब्लिक कर पाए 26 जनवरी 1950। यानी कि रिपब्लिक का मतलब यह था कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। अब इलेक्टेड डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट हो सकता है, यानी कि वो जनता के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए हैं उनके द्वारा भी चुनकर के आएगा, यानी कि जनता की भागीदारी जरूर होगी। यानी कि जो स्टेट हेड होगा वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा, यानी कि हेरिडिटी नहीं होगी, राजा का लड़का ही राजा होगा। इस परंपरा को, यानी कि मोनार्कियल सिस्टम को पूर्णतः डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्लियर हो गई बातें ये। अब आगे मैं बात करता हूं तो सॉवरेन का मतलब जो निकल करके आता है वो यहां पे ये निकल करके आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हमारे ऊपर अब किसी दूसरे देश का या राज्य का जो होगा कानून लागू नहीं होगा। इट मींस ये है कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में बाहरी शक्तियों का हम लोग किसी तरीके से बाध्य नहीं है बातें मानने के लिए। जैसे हम क्या थे, एक टेरिटरी हुआ करते थे ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के लोग कानून यहां पे लगा देते थे और उसको हमको फॉलो करना होता। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जब हम रिपब्लिक हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि अब ऐसी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नहीं है। तो सॉवरेन का शाब्दिक अर्थ निकल करके आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर में अब हमारे कोई बाधा पैदा नहीं करेगा।
ठीक है, सोशलिस्ट की मैं बात करता हूं। देखिए, जो हमारा प्रियम्बल है उसकी खास बात आपको बता दूं, वो कैसा है, सोशलिस्ट। यानी कि अगर मैं बात करूं तो उसमें सोशलिस्ट शब्द को डिफाइन इसलिए किया गया। देखिए, समाजवाद का मतलब क्या होता है, आसान सी भाषा में समझिए, यानी कि जितनी भी चीजें होंगी वो किसकी होंगी, कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट की होंगी, प्राइवेट सेक्टर की नहीं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के प्रोडक्शन पे पूरा अधिकार जो होगा वो किसका होगा, सरकार का होगा। क्लियर हो गई बातें। यानी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं, ना के बराबर तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 1991 की जो एलपीजी पॉलिसी आई, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसमें काफी हद तक उदारीकरण की नीति को अडॉप्ट किया गया, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण जिसे कह सकते हैं, उसकी नीति को अपनाया गया। आज भी हमारी जो प्रियम्बल है वो इसी भावना पे चलती है, यानी सोशलिस्ट। जो हमारा प्रियम्बल में शब्द जोड़ा गया सोशलिस्ट, उसका मतलब यह है कि हमारा जो समाजवाद होगा मिक्सचर रूप है मार्क्स का भी और किसका बेटा, गांधी जी का भी। हालांकि गांधी जी के जो समाजवादी विचारधारा थी उसकी ओर हम ज्यादा झुके हुए हैं। क्लियर हो गई बातें। समाजवाद का मतलब है प्रोडक्शन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे पूरा जो कंट्रोल होगा वो सरकार का होगा। आसान सी भाषा में समझ ले, इस प्रकार के समाज की हम बात कर। सेकुलर की मैं बात करूं तो सेकुलर जो शब्द निकल करके आता है, सेकुलर का मतलब यह हुआ कि सेकुलर जो शब्द है, वी हैव अ स्टेट देयर हैविंग नो एनी रिलीजन, मतलब मैं ऐसे राज्य की संकल्पना करता हूं जिसका कोई भी रिलीजन नहीं, जिसका कोई भी रिलीजन नहीं है। अर्थात यह दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यानी कि जो राज्य होगा वो सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा, सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। क्लियर हो गई बातें। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं सेकुलर, तो सेकुलर में तीन कैटेगरीज आती हैं। एक तो आती है नास्तिक। नास्तिक ऐसे राज्य जिनका मैं मतलब कहूं तो ऐसे राज्य, नास्तिक राज्य ऐसे राज्य जो धर्म विरोधी हो, किसी भी धर्म को नहीं मानते हो। सैद्धांतिक राज्य ऐसे राज्य जिन्होंने सिद्धांततः किसी एक धर्म को अपना लिया हो, जैसे पाकिस्तान की मैं बात करूं, पाकिस्तान इस्लाम, म्यांमार की मैं बात करूं बौद्ध। तो अगर ओवरऑल मैं बात करता हूं तो कुछ ऐसे देश हैं, ठीक है। दूसरी चीज सेकुलर स्टेट, मैं कहूं तो इंडिया, और इंडिया के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यूएसए, अमेरिका, जिनका कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। हालांकि ये किसी भी रिलीजन को ये भी सप्रेस भी नहीं करते, यानी कि हर धर्म को अधिकार है वो अपनी चीजों का प्रमोशंस करे, प्रोपेगेट करे अपने उपदेशों को। हाँ, जरूर ये है कि लिमिटेशंस हैं, दूसरे के धर्म को बिना बाधित किए हुए, इस चीज का जरूर ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं लोकतंत्र की, डेमोक्रेटिक की बात करता हूं, डेमोक्रेसी की बात करता हूं। तो जो डेमोक्रेसी शब्द है ना, वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो शब्दों की मैं बात करूं, डेमोस और क्रारिया, यानी कि ये जो है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और इसका मतलब अगर मैं बताऊं तो डेमोस का मतलब होता है लोग, ठीक है, जनता, लोग, और कार्या का मतलब होता है, यहां पे डेमोक्रेटिक लिखा है तो आप इसको ये मत समझिएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ग्रीक वर्ग में डेमोस और कार्या होता। कार्या का मतलब होता है शासन, यानी कि जनता का शासन। और अब्राहम लिंकन ने यह बात कही है कि लोकतंत्र वही है जिसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन हो। क्लियर हो गई बातें। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorcultureclasses.com। क्लियर है। यानी कि डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करता हूं, डेमोक्रेटिक जो शब्द की बात करूं, वो दो प्रकार के सेंस में है। एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की मैं बात करूं तो उसके चार यंत्र होंगे, उसके चार प्रकार बताए गए हैं। रेफरेंडम हो सकता है, परिप्रेक्ष्य रेफरेंडम, मतलब अगर मैं बात करूं तो इसमें कहीं ना कहीं परिप्रेक्ष्य की बात अगर मैं बात करता हूं तो रेफरेंडम का मतलब यह है कि इसमें एक विचारधारा प्रस्तुत की जा सकती है और उस विचारधारा के द्वारा कहीं ना कहीं जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की जा सकती है। दूसरा इनिशिएटिव, पहल की जा सकती है। तीसरा रिकॉल, अगर जो रिप्रेजेंटेटिव जनता के द्वारा चुना गया है वो योग्य नहीं है तो जनता उसे क्या कर सकती है, डिनाई कर सकती है, जो कि उसका टेन्योर है, उस विदिन टेन्योर के अंतर्गत। रिकॉल मतलब वापसी कर लेना, बुला लेना, प्रत्यावर्तन। और प्लेबिसाइट का मतलब जनमत संग्रह,
कोई सामूहिक मुद्दा है और उसमें लोगों के विचारों के द्वारा जो डेमोक्रेसी हो वो क्या हो जाए, जनमत संग्रह की डिवाइस हो गई। क्लियर हो गई बातें यहां तक? यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 पार्ट हो गए। और अब इनडायरेक्ट की मैं बात करता हूं तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री की अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट्री का मतलब यह है कि यहां पे संसदीय व्यवस्था है और भारत का जो शासन है वो पार्लियामेंट्री है। यानी कि दूसरा जो है इनडायरेक्ट में प्रेसिडेंशियल, जैसे कि आप कह सकते हैं यूएसए। क्लियर हो गई बातें? अब हम अगर बात करते हैं रिपब्लिक की, अगला जो शब्द आपके सामने निकल करके आ रहा है, अभी इन शब्दों की मीनिंग प्रॉपर डिफिनीशन के साथ भी समझेंगे। रिपब्लिक की मैं बात करता हूं। रिपब्लिक का मतलब यह है कि ऐसे स्टेट जहां पे हेड ऑफ स्टेट का कहीं ना कहीं क्या हो, आपका रिप्रेजेंटेशन हो, वो भले ही इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो, यानी कि हायरार्की ना हो। यानी कि रिपब्लिक की बात अगर हम गणतंत्र की बात करते हैं तो जो वहां का राष्ट्राध्यक्ष है वो कहीं ना कहीं इलेक्टेड हो। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भारत ऐसा देश है जहां पे यहां का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चुने जाते हैं। भले ही भारत का राष्ट्रपति इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चुना जाता है, यानी कि जनता के प्रतिनिधि पहले जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वोटिंग करता है। क्लियर हो गई बातें? तो यहां पे रिपब्लिक में मैं आसान से शब्दों में कह सकता हूं कि रिपब्लिक का मतलब यह है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड हो, ना कि क्या हो, मोनार्कियल हो। जैसा कि पहले होता था कि राजा का लड़का ही राजा होगा, अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, सारी चीजें 1 बाय 1 बेटा क्लियर हो गई। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, उम्मीद दिलाता हूं कि अगर ये चीजें जितनी भी बोर्ड पे हैं, अगर इसको आप क्लियरिफाई कर लेते हो तो शायद दुनिया में कहीं भी अब दोबारा प्रियम्बल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, अब मैं बात करता हूं आगे। देखिए, आपसे अगर कोई छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ ले कि यहीं पे इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी, तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले कि इंडियन प्रियम्बल में कितनी बार इंडिया शब्द आया है। जो प्रियम्बल है भारत का, उसमें इंडिया शब्द कितनी बार आया है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि अब हम लोग बोलते हैं ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके बाद फिर इंडिया आता है। यानी कि अगर प्रियम्बल की मैं बात करूं तो प्रियम्बल में ही इंडिया शब्द कितनी बार आया है, पहली ही लाइन में 2 बार आया। और टोटल कितनी बार आया है प्रियम्बल में इंडिया बेटा? 2 बार आया है। यह पहला क्वेश्चन हो सकता है और अमूमन पूछ भी जा सकता है और पूछा जा चुका है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई शायद सबको। दूसरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड एक बन सकता है कि अगर मैं बात करूं तो जो प्रियम्बल है इसका प्रस्ताव कब आया था। इसका प्रस्ताव अगर मैं बात करता हूं तो 13 दिसंबर, कब बेटा? 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ड्राफ्ट लाया गया था जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया। अगर उस ड्राफ्ट की मैं बात करूं जो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, और इसके बाद इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अगर मैं बात करता हूं तो 22 जनवरी 1947 को प्रियम्बल संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया। कब? यानी कि 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रियम्बल का प्रस्ताव लाया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो 22 दिसंबर 1947 को 13 दिसंबर 1946 को यहां पे 22 जनवरी 1947 को जो आपका प्रियम्बल है ये संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया। और जो हमारा प्रॉपर पूर्णतः प्रियम्बल है वो अंग्रेजित एडॉप्टेड किया गया 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये 3 डेट्स याद रखिएगा। 13 दिसंबर 1946 को क्या लाया गया? प्रियम्बल का प्रस्ताव लाया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया। और ये 22 जनवरी 1947 को अगर बात करी जाए तो संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया। और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान का प्रियम्बल है वो इनएक्ट हो गया, यानी इंपोज्ड हो गया और पूर्णतः हम लोग इसको स्वीकार कर लिया। क्लियर हो गई बातें? यहां तक सारी चीजें 1 बाय 1 करके क्लियर हो गई। अब देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं फर्दर, आप समझिएगा, फौजी है बनना अगर बस यही है एक सपना तो MKC टेस्ट प्रेप ऐप से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर अपनी तैयारी को दो फाइनल टच।
रेगुलर प्रैक्टिस से बढ़ाओ अपनी स्पीड। तुरंत डाउनलोड करो MKC टेस्ट प्रेप ऐप फॉर 100% सिलेक्शन। एक एक चीज को प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक वे में समझने का प्रयास करिएगा। कहीं कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। अब देखिए, प्रियम्बल जो है एक ब्लूप्रिंट है। किसी भी चीज को अगर मैं आपको कहूं कि बेस बनाना है उस पे, जैसे हमारी बिल्डिंग है, अगर बेस बनाना है तो जितनी ज्यादा बेस मजबूत होगी उतनी ही बिल्डिंग आपकी मजबूत होगी, ये श्योर है। यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का क्या था, एक तरीके से ब्लूप्रिंट था। क्लियर हो गई बातें। और इस प्रियम्बल में जो सारी चीजें बताई गई हैं वही कहीं ना कहीं आज हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गई बातें। चलिए, तो सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। इतने लोग कहीं ना कहीं इमिनेंट जूरिस्ट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स थे, उन्होंने अलग अलग बातें बताई। और अगर इन बातों को सिस्टमैटिक वे में देखा जाए तो बहुत बेहतरीन बातें बताई गई। आह्लाद कृष्ण स्वामी, अगर मैं बात करूं, अय्यर की बात करूं, तो उन्होंने क्या कहा, द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट आर ड्रीम्ड सो लॉन्ग। ये जो प्रियम्बल है ये हमारी दीर्घकालिक सोच का परिणाम है। आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने यह बात कही। दूसरा, KM मुंशी साहब ने कहा, होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, जैसे होती नहीं आपकी ग्रह राशियां होती हैं कुंडली, तो कहीं ना कहीं यह भी हमारे संविधान की पूर्णतः क्या है, कुंडली है। अब पंडित ठाकुरदास भार्गव का कहना है, द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इट इज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ सोल, यानी कि संविधान की क्या है बेटा, ये आत्मा है। संविधान की बेटा क्या है, ये आत्मा है। इट इज अ की। अगर फर्दर आगे मैं बात करता हूं तो क्या कहता है, इट इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की क्या है, कुंजी, यानी कि सारे ताले। अगर मैं बात करूं तो संविधान में जो ताला लगा है वो इसी से खुलेगा। ठीक है, अभी मैं दो केसेस के भी बारे में बताऊंगा, जो केसेस एसोसिएट होते हैं किससे, इससे। इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इसके बारे में बताया। अब N.A. पालकीवाला इमिनेंट जूरिस्ट थे, इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम सब कहीं रहते हैं या मतलब घूमने टहलने जाते हैं, यानी कि पार्कों में गए तो हमारे पास एक छोटी सी पर्ची होनी चाहिए भैया, तभी अंदर एंट्री मिलेगी। यानी कि बेसिक सी बात समझे कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये कहीं ना कहीं परिचय पत्र है। परिचय पत्र है, पता चल जाएगा। मैं मेजर कलसी में फैकल्टी हूं, जीएस का अभिषेक द्विवेदी मेरा नाम है। ये आप देख करके तुरंत बता देंगे कि सर हाँ ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमें पता चल गई, और डीप में जाएंगे जब इंस्टीट्यूशंस तो हमको पता चलेगा। क्लियर हो गई बातें। यानी कि ये जो थे इनके पॉइंट्स थे, और इन पॉइंट्स में इन्होंने कहीं ना कहीं प्रियम्बल के बारे में बताया और प्रियम्बल का जो सिग्निफिकेंस है उसको डिफाइन किया। अब इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि इमिनेंट जूरिस्ट उस टाइम पीरियड के और कहीं ना कहीं जो प्रॉपर पर्संस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने इन चीजों के बारे में बताया कि व्हाट आर द मेजर एसोसिएशन ऑफ द प्रियम्बल विद द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। चल, अब मैं दो केसेस के बारे में आपको बताऊंगा। वो दो केस जो प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस को और प्रभावी बना देते हैं, वो दो केसेस क्या हैं, ध्यान से समझिएगा। जो दो लैंडमार्क केसेस आए, वो एक था 1960 में, जिसे कह सकते हैं आप बेरुवारी केस। क्या कह सकते हैं बेटा, बेरुवारी केस ना। और दूसरा आप कह सकते हैं इसे केशवानंद भारती बनाम भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, दिस इज इन द ईयर ऑफ 1973, दिस इज इन द ईयर ऑफ 1900। अब दो केसेस, ये दोनों एसोसिएटेड केस हैं भारतीय प्रियम्बल से, इंडियन प्रियम्बल से। अच्छा, प्रियम्बल की बात मैं समझता हूं, एक एक सारी चीजों को आपको डिफाइन करता हूं। केस, पहला केस जो कहता है बेरुवारी केस के अंतर्गत जो रिजल्ट दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय जजों के द्वारा, वो पहला ये निकल करके आता है कि देखिए, इट इज अ नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो लैंडमार्क डिसीजन आया वो निकल करके आता है बेरुवारी केस के अंतर्गत कि प्रियम्बल इज अ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गई बातें? यानी कि ये पार्ट नहीं है तो इट कांट बी अमेंडमेंटेड, इट कांट बी अमेंडमेंटेड। क्लियर हो गई बातें? जब पार्ट ही नहीं है तो अमेंडमेंट की तो संभावना ही नहीं उठती है, इट कांट बी अमेंडमेंटेड। क्लियर टू एवरीवन? अब नाउ फर्दर सेकेंड केस इफ वी टॉकिंग अबाउट 13 साल के बाद, और आप जानते हैं कि काफी हिस्टोरिकल डिसीजंस दिए गए, 13 जजेस की बेंच थी, 7 and 6, और कहीं ना कहीं एक डिसीजन, एक जज की वजह से यह डिसीजन कहीं ना कहीं फेवर में गया, तो काफी लैंडमार्क डिसीजन था और भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे लैंडमार्क डिसीजन भी आप कह सकते हैं। क्या हुआ? केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला में यह बात निकल करके आई कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडमेंटेड। जब पार्ट है तो भैया संविधान के अन्य भागों की तरह अमेंडमेंट हो सकता है, क्यों नहीं होगा? जब कॉन्स्टिट्यूशन का इट इज अ पार्ट, ये पार्ट है, तो संविधान के अन्य भागों की तरह इसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। तो यानी कि इनका लैंडमार्क डिसीजन आया कि इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन प्रीएम्बल, मतलब आप कह सकते हैं प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या है? पार्ट है प्रीएम्बल का। इंडियन जो प्रीएम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? पार्ट। इट कैन बी अमेंडेड थ्रू द आर्टिकल 368, यानी कि इट कैन बी अमेंडमेंटेड थ्रू द आर्टिकल 368। और ये लैंडमार्क डिसीजन था इस केस के अंतर्गत। और अब तब से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इसमें एक बात और निकल करके आई, इफ वी नीडेड, यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो certain words can be added in the preamble, certain words can be added in the preamble but not any word can be removed। जितना जो बेसिक स्ट्रक्चर should not be the change, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द preamble should not be the change। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द preamble can't be changed। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीएम्बल कांट बी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर मूल विचारधारा में आप परिवर्तन कर देंगे तो इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये लैंडमार्क डिसीजन आया, यानी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सर्टेन वर्ड्स कैन बी एडेड। क्लियर? बट ये ध्यान रखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है वो चेंज ना होने पाए उन शब्दों को ऐड करने से। यानी कि दिस वाज द लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट in the year of 42 amendment of a constitution, in the year of 1976, in the year of 3 words were added in the preamble। 3 शब्दों को प्रियम्बल में जोड़ा गया, 3 शब्दों को प्रियम्बल में जोड़ा गया। वो 3 शब्द क्या क्या हैं आपको बता दूं। वो 3 शब्दों की अगर मैं बात करता हूं तो एक तरफ से देखिएगा, एक एक वर्ड की बात अगर मैं बात करूं तो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, यानी कि अगर मैं बात करूं तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। 3 more words added in the constitution's preamble, 3 शब्दों को जोड़ा गया। क्या थे वो 3 शब्द? अगर मैं बात करूं सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? प्रीएम्बल में जोड़ा गया। क्लियर हो गई बातें यहां तक? और ये कहीं ना कहीं लैंडमार्क डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, और उसी के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया, 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976। क्लियर हो गई बातें? चल अब आइए अपने आगे मुद्दे पे बात करता हूं। तो ये भाई कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस था प्रीएम्बल का, और जिसको हमने अभी स्टडी किया। अब आइए आगे चलते हैं। तो यानी कि हमने क्या किया, अभी तक जो सोर्स था प्रीएम्बल का उसके बारे में पढ़ा। सोर्स कौन है? जनता है प्रीएम्बल की हमारे, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि जो प्रीएम्बल है उसमें 2 बार इंडिया शब्द आया। क्लियर है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की मैं बात करता हूं, प्रकृति कैसी है हमारे, जो डिफाइन किया गया है प्रीएम्बल में स्टेट, वो सॉवरिन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए और रिपब्लिक होना चाहिए। और एक एक शब्द की प्रॉपर मैंने डिफिनेशन बता दी।
प्रियम्बल में एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए, जिस सीक्वेंस में जो शब्द है उसी सीक्वेंस में होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है, इस प्रियम्बल को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है वो क्या है, यानी कि जस्टिस न्याय हो, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी। न्याय, लिबर्टी की बात की जा रही है, यानी कि हर आदमी को कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की बात कर रहा है। लिबर्टी, जस्टिस, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात की जा रही है। अब ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। जस्टिस, ये जस्टिस 3 प्रकार की बताई गई है। ये सोशल हो सकती है जस्टिस, और इकोनॉमिकल हो सकती है, और पॉलिटिकल हो सकती है। अभी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। लिबर्टी, स्वतंत्रता की मैं बात करता हूं, हर आदमी को अपना विकास करने की पूर्णतः स्वतंत्रता है, उस पर किसी का बेरोक टोक नहीं होगा। अब स्वतंत्रता इस प्रकार की भी ना हो, मन कर रहा है कोई कार खड़ी है उसका शीशा तोड़ने का तो पत्थर फेंक दीजिए, ये इस प्रकार की भी स्वतंत्रता नहीं। जो भी सारी चीजें हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हैं। बहुत ज्यादा अधिक अगर स्वतंत्रता आपको दी जाएगी तो आप तो अगर कह दिया जाए कि बेटा नहीं पढ़ना है ऐसे नौकरी मिल जाएगी, ये भी तो स्वतंत्र। आप चाहते कहां है कि मेहनत करना पड़े? कोई चाहता है आज के जमाने में ऐसा? आप तो स्वतंत्र बिल्कुल उड़े। अगर माँ बाप गार्जियन जो है थोड़ा सा प्रेशर होल्ड ना करें आप पे तो आप तो पंख निकल आएंगे, उड़ने लगेंगे। तो स्वतंत्रता भी शर्तों के साथ, ठीक है। फ्रेटर्निटी, याद रखिएगा, फ्रेटर्निटी का जो शब्द है भाईचारा, ब्रदरहुड जो है, अगर इसकी मैं बात करता हूं तो फ्रेटर्निटी जो शब्द है ये सिर्फ प्रियम्बल में ही डिफाइन नहीं है, ये डीपी फंडामेंटल ड्यूटी में भी बताया गया है। बंधुत्व की भावना दोनों जगहों पे बताई गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज में बताई गई है और यहां प्रियम्बल में भी बताई गई। क्लियर हो गई बातें? अब मैं बात करता हूं डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर ऑफ 1949। अब जितनी भी चीजें पढ़े इनके बारे में और डीपली अंदर अगर तुम जाना चाहते हो तो और अंदर चलते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितनी सारी चीजें तुमने पढ़ा इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? कभी कभी एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस आ सकता है घुमा फिरा करके, तो याद रखिएगा जो आपको जस्टिस मिलेगा वो 3 ही प्रकार का जस्टिस मिलेगा। पहला सोशल, दूसरा इकोनॉमिकल, तीसरा पॉलिटिकल। जो रिलीजियस जस्टिस है वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि वी आर द सेकुलर स्टेट, और सेकुलर स्टेट है तो रिलीजियस जस्टिस आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि वी आर नॉट अडॉप्टेड द एनी रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन। ठीक है, आपका जो भी धर्म है उसको फॉलो करिए, वर्शिप करिए, आप अपनी किसी तरीके का प्रमोशंस करिए, बट एक लिमिटेड, दूसरे के धर्म को प्रभावित नहीं करना है, इस बात को दूसरा जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं इसके पॉइंट्स पे और डीप में एक एक बार सारी चीजों को देखते हैं। देखिए, मैं आपके सामने जो प्रियम्बल यहां पे है उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। मैंने कहा ना कि प्रियम्बल में इंडिया शब्द 2 बार आया है। We the people of India having solemnly resolved to the constitute India, पहली ही लाइन में 2 बार। How many times India comes under the preamble? 2 times. This is the question asked in the previous years. तो यानी कि प्रियम्बल में इंडिया कितनी बार आया है? 2 बार, वो भी पहली लाइन में ही 2 बार आया। We are the people of India. और आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात, कौन सा ऐसा आर्टिकल है या अनुच्छेद जो ये बताता है कि हम लोग गणतंत्र हुए 26 ऑफ जनवरी 1950 को? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नहीं पता है तो मैं यहीं पे आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक हुए, ये बात सिर्फ 394 आर्टिकल के अंतर्गत बताई गई। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेटा? 394 आर्टिकल के अंतर्गत, 394। यानी कि हम लोग क्या हुए? रिपब्लिक हुए, गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 को। यह बात अनुच्छेद 394 में बताई गई है, और यह बात भी बताई गई है कि जब प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था उस समय मात्र 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हुए। याद रखिएगा, जब प्रियम्बल लागू हुआ था उस समय सिर्फ 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद सारे अनुच्छेदों को लागू किया गया। ठीक है,
यानी कि 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था और इसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद सारे अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। क्लियर? और हम लोग गणतंत्र हुए इस बात की समीक्षा या व्याख्या अनुच्छेद 394 में हमें मिलती है। ठीक है, यह इंटरेस्टिंग बात थी और एक एक बात को आपको प्रॉपर मैंने सिस्टमैटिक वे में बता दिया। यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to the secure all its citizen। यानी कि अब सिटीजन की सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रही। जस्टिस कितने प्रकार का मिलेगा? 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी किस चीजों की होगी? थॉट्स की, विचारों की, एक्सप्रेशंस की, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। मम्मी पापा भूख लगी है, बेटा एक्सप्रेस करो, कोई बात नहीं। ये अगर उनके घर में पैदा हुए हो तो उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा सेवन पालन करें। पूरी फीलिंग्स की आजादी होगी। थॉट ऑफ एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आपको विश्वास करने का पूरा अधिकार है, अपनी देवी देवताओं को पूजा करने का पूरा अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। लिबर्टी है, स्वतंत्रता है आपको, इक्वलिटी, समानता, स्टैंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। आपको अपने स्टेटस को मेंटेन करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉर्चुनिटी है, पूरे अवसर की समानता है, टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी, आपको उन सब के बीच में भाईचारे की, बंधुत्व की भावना को बना करके रखना होगा। इट मींस ब्रदरहुड को बनाए रखना है, इंडिविजुअली और समाज के साथ भी। क्लियर हो गई बातें? फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो व्यक्ति की गरिमा है उसको भी बना करके रखना है। जब गरिमा नहीं है, कुछ आइडियलिस्टिक ही नहीं है जिंदगी में, कुछ एम है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो देश का क्या करेंगे? जो अब अपना कुछ नहीं कर पाएंगे तो देश का क्या करेंगे? तो व्यक्ति की गरिमा, फिर इसके बाद एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। भैया आप इसीलिए तो दृढ़ संकल्पित हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूं, तो कहीं ना कहीं इसकी बंधुता, अखंडता को बनाए रखने, अक्षुण्ण बनाए रखने की मेरी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूट Assembly, the 26th day of the November 1949 hereby adopt करता हूं, अंगीकृत करता हूं, इनेक्ट, अधिनियमित करता हूं एंड गिव टू द आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आवर सेल्फ का मतलब आत्मसमर्पित करता हूं। तीनों चीजों को याद रखिएगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके आ जाए, यूपीएससी में आप जानते हैं, एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स की मैं बात करूं तो आप जानते ही हैं कि किसी तरीके से घुमा सकता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा यहां पे एक बात कि एडॉप्टेशन डेट पूछे तो 26 नवंबर 1949, इनएक्टमेंट डेट पूछे तो 26 नवंबर 1949, और अगर पूछे कि आपने इसको गिव टू द आवर सेल्फ की अगर डेट पूछे तो भी 26 नवंबर 1949 होगी। हाई होप प्रियम्बल के बेसिक फार्मूलाज, आइडियाज, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर्स और सोर्सेस आप समझ चुके होंगे। अब आइए आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए यही चीजें मैंने आपको बताई। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द डिस्पेंस द फॉलोइंग राइट्स इन इंडियन पीपुल। जस्टिस कैसी होनी चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी थॉट की होनी चाहिए, एक्सप्रेशंस की होनी चाहिए, बिलीफ की होनी चाहिए, वर्शिप की। इक्वलिटी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी भाईचारा किस तरीके का होना चाहिए। कॉमन ब्रदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ पर्सन ऑफ नेशनल यूनिटी को मीनिंग को रखना है। यह सारी चीजें सारी आपको फॉर्मली मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है। अब देखिए आगे। अब अगर मैं बात करता हूं तो कुछ चीजें आपकी जानकारी के इंफॉर्मेशन के लिए ब्रॉडकास्ट कर दूं यहां पे। देखिए मेजर कल्सी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, प्राइम इंस्टीट्यूट अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, इसलिए क्योंकि आप समझ रहे हैं कोविड-19 पिछले लगभग अगर मैं बात करूं तो 3 वर्षों से कंटिन्यूअसली मैं यहां पे रह रहा हूं, सर्व कर रहा हूं। लगभग 7 to 8 ईयर्स का जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा, उसके बिहाफ आप पे ये मैं कह सकता हूं वर्तमान समय में डिफेंस के सेक्टर में मेजर कल्सी से बड़ा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ये पूर्णतः सत्य है, आप मान लें। कोई भी इंस्टीट्यूट, और कहीं ना कहीं यहां पे सत्यता के साथ काम किया जाता है। पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि आप लोगों के इच्छा अनुसार आपकी जो रिक्वायरमेंट रही है उसको टाइमली देने का पूरा प्रयास किया गया है। 2 वर्ष पिछले जो रहे हैं वो अभूतपूर्व रहे हैं मेजर कल्सी के इतिहास में, और उन 2 वर्षों में हर वो चीज, हर वो व्यवस्था प्रोवाइड करने की व्यवस्था की गई है जो एक बच्चा उम्मीद करता है, गरीब हो या अमीर, कोई भी, एनीवे अगर मैं बात करूं। देखिए हम अपने फीचर्स के बारे में बताएं। मेजर कल्सी का खुद का अपना लर्निंग ऐप है, वहां पे आपको जो बेस्ट फीचर्स मिलेंगे, सबसे बड़ी बात है कि आपको असाइनमेंट, डाउट की फैसिलिटी मिलेगी। दुनिया में सारे ऐप्स जो भी कुछ देते हैं व्हाटएवर डजंट मैटर, लेकिन जो यहां पे मिल रहा है एक बार जरूर अभिषेक द्विवेदी सर की जीएस की क्लास आप अटेंड करें, आपको फील होगा और प्राउड मोमेंट फील होगा, क्योंकि हम जरूर जस्टिस चाहते हैं हर बच्चे के साथ।
और मैं जानता हूं कि इस समाज में हर परिवार, जो फैमिली है, वो बच्चे को कहीं ना कहीं डिफेंस में जो भेजना चाह रहे हैं, उनके लिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेस है, कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, और ये कहीं ना कहीं विद्या का मंदिर है। यहाँ पे एक बार जरूर आप आए। फीचर्स हेल्प डेस्क है, डिजिटल अटेंडेंस है, प्रोफाइल है, इंटरेक्टिव क्लासेस है और फ्री डेमो है। फ्री डेमो आप लीजिए ऐप के थ्रू। अगर आपको पसंद आए तो आप आइए इंस्टीट्यूट, नहीं पसंद आए तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं। बहुत ओपन और खुला चैलेंज मैं इस प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूं, क्योंकि मेरे टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है 6 to 7 ईयर्स, और उसके बिहाफ आप पे मैं कह सकता हूं कि डिफेंस सेक्टर में पूरे इंडिया में, पैन इंडिया की मैं बात करूं, कोई ऐसा डिफेंस इंस्टीट्यूट नहीं। तो जरूर फटाफट, देरी किस बात की, ज्वाइन करें मेजर कल्सी। अब बात करता हूं अपने आप। तो देखिए, मैंने आपको सोशलिस्ट समाज के बारे में बता दिया, जो अपना प्रियम्बल है वो कहीं ना कहीं दो लोगों की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित है। पहली बात तो महात्मा गांधी और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो बाहर से एक अप्रोच आया समाजवादी विचारधारा का, वो कहीं ना कहीं मार्क्स का है। तो मार्क्स और गांधी जी की विचारधाराएं जो है प्रियम्बल में, वो दिखती हैं, समाजवाद के आधार के रूप में दिखती हैं। और जो हमारा समाजवाद है वो कहीं ना कहीं गांधी जी की विचारधाराओं की ओर ज्यादा झुका हुआ फील होता है। समाजवाद का मतलब बेसिक आपको बता दूं, समाजवाद का मतलब यह है कि इसमें कहीं ना कहीं हम चाइना की तरह कम्युनिस्ट नहीं होंगे। हमारा क्या होगा, एजेंडा ये होगा समाजवाद के अंतर्गत कि फूड का डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई जो हो वो सरकार के अंतर्गत हो, किसी के प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत ना हो। हालांकि 1991 का जो एलपीजी प्रोग्राम था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके अंतर्गत हमने थोड़ी सी उदारीकरण यानी कि निजी क्षेत्रों को कहीं ना कहीं कुछ उसके बारे में सोचा था। ठीक, अब देखिएगा, सोशलिस्ट का मतलब यह है ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन विल विन। पहले राजा रजवाड़े हुआ करते थे, भैया फलाना क्षेत्र है, मेरी जागीर है, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जागीर हटा दी गई, निकाल दिया गया वहां से, कुछ नहीं मिलेगा। यानी अब ऐसा नहीं है, जितना भी शोषण का प्रकार था वो सारा समाप्त हो गया। All the people and social class shall be ensured proper and equal political, economic and social opportunity for their growth. सबको बराबर अधिकार होगा, सब लोग बराबर विकास करो, क्योंकि जनता का विकास होगा तभी इस देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। क्लियर हो गई बातें? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आए सेकुलरिज्म की मैं बात करता हूं। यहां पे एक काफी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शैल इम्पार्ट कंपल्सरी एंड रिलीजियस एजुकेशन टू द इट्स स्टूडेंट। सेकुलरिज्म में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक एक पार्ट को बताते रहा हूं। सेकुलरिज्म जो आपका है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी एंड सोशलिज्म शब्द को ऐड ऑन किया है 42 अमेंडमेंट के अंतर्गत। तो हमारे यहां क्या है, कोई स्टेट का जो है वो रिलीजन नहीं है। और आप जानते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो 3 प्रकार से डिफाइन किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एक तो नास्तिक राज्य जिसका धर्म विरोधी है, दूसरा सैद्धांतिक राज्य जिन्होंने सैद्धांतता किसी ने किसी रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो। भारत सेकुलर धर्मनिरपेक्ष की कंट्रीज में आता है, यानी कि भारत ने किसी भी धर्म को अपनाया नहीं है, यानी कि सारे धर्मों को स्वतंत्रता है, आबाद रूप से अपना प्रचार प्रसार करें, कोई दिक्कत नहीं है। देश का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सबसे बड़ी बात यह आती है, डेमोक्रेसी स्टेट शैल बी ड्रॉ एंड एंजॉय ऑल द पावर थ्रू द पीपल। मतलब इसके अंतर्गत जनता के ही द्वारा सब कुछ होगा। इंडिविजुअल या व्यक्ति विशेष वंशवाद परंपरा नहीं चलेगी, वंशवाद बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है, कि राजा का लड़का राजा होगा, यानी कि सबसे बड़ी बात, हेड ऑफ द स्टेट शैल बी इलेक्टेड पर्सन हु विल बी द अपॉइंटेड फॉर अ डेफिनिट टाइम के लिए, डेफिनिट टाइम के लिए। डेमोक्रेसी में जो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की अगर मैं बात करता हूं तो यानी कि इसके अंतर्गत जो आदमी चुना जाएगा वो डिफिनिट टाइम पीरियड के लिए चुना जाएगा और रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चुना जाएगा। ठीक है, लिबर्टी की बात, लिबर्टी आजादी होगी, आपको फ्रीडम होगा हर तरीके का, थॉट्स का, एक्सप्रेशंस का, फेथ, रिलीजन का और फंडामेंटल डेवलपमेंट्स ऑफ इट्स सिटीजन का, हर तरीके की आपको लिबर्टी होगी, आजादी होगी। आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आप अपने अवसर को तलाश सकते हैं, यानी कि पूरी स्वतंत्रता होगी आपको हर तरीके से। इक्वलिटी की बात की जाती है, सोशल इक्वलिटीज, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल इक्वलिटीज। देखिए, इक्वलिटीज की बात करें, सिमिलरली आर देयर 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस जो है वो है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। इसकी अगर मैं बात करता हूं, सोशल जस्टिस का मतलब सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कैसे होगा? इक्वल फ्रीडम टू पार्टिसिपेंट्स इन सोशल एक्टिविटीज। आपको ऐसा नहीं है कि गरीब और अमीर के आधार पे,
हर आदमी को प्रॉपर पार्टिसिपेशन होगा समाज में किसी वर्ग में प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का। इन ऑल टाइप ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जाति धर्म जो वाला जो है क्राइटेरिया वो बिल्कुल समाप्त है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन सच एज अनटचेबिलिटी, ठीक है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल स्टेटस, रिलीजन, ओरिजिन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड द प्लेस शैल नॉट हैव एनी बेसिस। डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल स्टेटस, सामाजिक दायरा जो होगा वो धर्म जाति पर आधारित बिल्कुल नहीं होगा। इकोनॉमिक जस्टिस, आपको पूरा अधिकार है भैया, आप अपने आप को प्रमोट करें, आप अपने घर में खूब पैसा कमाएं, आगे बढ़ें, कोई आपको रोक थोड़ी रहा। अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन लो, खूब पैसा कमाओ, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यह है एवरी सिटीजन विल बी फ्री टू अवेल द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू फॉलो अंडरटेक एनी ट्रेड कमर्शियल प्रैक्टिस टू फुलफिल इट्स इकोनॉमिक नीड्स, to provide equal pay all men and women for the same type of work. This is the most important, यानी कि महिला और पुरुष को सेम काम है तो इक्वल पे का दो अधिकारी है। ऐसा नहीं है कि लिंग के आधार पे, जेंडर रूढ़िवादिता के आधार पे महिला कम काम कर पाएगी, उसे कम सैलरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी पर्सन पार्टिसिपेटिंग ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज। हर आदमी नेता बन रहा, आजकल देख रहे हो बच्चे भी तैयारी करने आए थे एनडीए सीटीएस के, इलाहाबाद में छात्र नेता बन गए, समझ रहे हो ना। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति विशेष को, आप भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, लोकसभा का चुनाव लड़िए, आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़िए, कोई बात नहीं। आपके पास क्या होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। आप एमएलए बनिए, एमपी बनिए, कोई दिक्कत नहीं। 25 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, आप विधायकी का फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 30 साल क्रॉस कर चुके हैं, एमएलसी का फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट्स। अच्छा, जो वोटिंग राइट्स है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, आपको बताऊं, ये जो है ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गई बातें। अब अगर हम बात करते हैं मेरे जवान मेरे सुरमाओं, तो डिफेंस के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है। वो बेस्ट मटेरियल 1 and 1 सोर्स कहां मिलेगा, मेजर कलसी में। डीएलपी प्रोग्राम के अंतर्गत आप अपने आप को इनरोल करें और मेजर कलसी की जो बेहतरीन बुक्स हैं उसका लाभ उठाएं। मैंने कहा ना, विगत वर्षों में अभी जो कोविड टाइम पीरियड है उसमें ऑफलाइन क्लासेस तो चल नहीं है, आपको सबको पता है। ऑफलाइन क्लासेस ना होने की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसके बावजूद जो फैकल्टीज का समय है वो सारी इनबिल्ट कर रहे हैं अपने कहीं ना कहीं नॉलेज को, और दूसरी चीज आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको इनहेंस किया जा रहा है। इसीलिए बेहतर प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं चाहता हूं आप सब जुड़ें और अपने उज्जवल भविष्य को संवारें। अब क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे जवान मेरे सुरमाओ, तो आइए देखते हैं। और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे स्किप हो, ठीक है, और आग लगा दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर आप ही करेंगे। Which of the following true regarding the preamble of the Indian Constitution? एक बार में देख लीजिए और आप तुरंत जज कर पाएंगे। थोड़ा सा फंसाने वाली भी बात मैंने रखा। The objective resolution was proposed by Jawaharlal Nehru and passed by the Constituent Assembly, which ultimately became the preamble. The idea of preamble was borrowed from the Constitution of USA. The word socialist secular adopted by the 42. The preamble incorporates the fundamental rights of the citizen of India. ये जो है तीसरा वाला गलत होगा, 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, तो यानी कि 1, 2 and 4 डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है मेरे जवान, जरूर करिएगा क्वेश्चन। अब which one of the following are the defining features of the liberal and democracy? देखिए, फीचर ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी, जो उदारवादी लोकतंत्र है उसके क्या फीचर्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द फॉर्मल यूजुअल लीगल रूल्स, गारंटीज ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड द इंडिविजुअल राइट्स, इट्स इन्वेस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी विद द पॉलिटिकली पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर। सिलेक्ट करें। अब देखिए, संवैधानिक सरकार औपचारिक सामान्यतः विधिक नियमों पर आधारित होती है, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत अधिकारों की प्रत्यभूति है, यह राजनीतिक प्राधिकारों को संभवतः असीमित शक्ति के साथ विनियमित करती है। बिल्कुल सही होगा 1, 2, 3। क्लियर हो गई बातें, यानी कि क्या कह रहा है, लिबरल उदारवादी, तो सारी छूटें होंगी, उदार का मतलब। क्लियर हो गई बातें। अब आइए, which one among the following is not the central feature of the polyarchy? अगर मैं बात करता हूं तो बहुतंत्र का मतलब बहुत सी सारे पार्टीज हैं वहां पे, तो सरकार निर्वाचित पदाधिकारियों के हाथों में होती है। बिल्कुल ये बात सही है। निर्वाचन में उम्मीदवार होने का अधिकार प्रतिबंधित सीमित होता है। नहीं यार, ऐसा नहीं है।
और सारा तो सही है, व्यवहारिक तौर पे सभी वयस्कों को मतदान करने का अधिकार होता है, इसमें स्वतंत्र व्यक्ति होती है और आलोचना करने तथा विरोध करने का अधिकार होता है। बिल्कुल सही है यार, बहुतंत्र में कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फर्दर। आगे की अगर मैं बात करूं तो आप समझ गए होंगे कि जो अगला हमारा है वो एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप की मैं बात कर रहा हूं। आप यहां पे पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं तो इससे सस्ता और बेहतरीन मटेरियल आपको नहीं मिलने वाला। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मात्र 199 रुपए में 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चन और 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप कर सकते हैं पहले डेमो वीडियो देखने के बाद, यानी कि डेमो वीडियो आप देख लो, सेटिस्फाइड हो जाओ क्लासेस से, फिर इसके बाद आप एडमिशन लो। क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज अगर मैं आपकी बेहतरी के लिए बताऊं तो आप डेमो क्लास जरूर ज्वाइन करें और YouTube पे आप कंटिन्यूसली वीडियोस देखते ही हैं, आपको बेहतर और ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी। कहीं किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो जरूर डाउट काउंटर के थ्रू आप जुड़ें और अपने डाउट्स को भेजें। पूर्णतः आपको बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा। अब इसके लिए आप इतनी देर तक हमारे साथ टिके रहे, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा? अगर बेहतरीन सीरीज चाहते हैं कि प्रियम्बल के बाद मैं और साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी और इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लाता रहूं, तो जुड़े रहिए हमारे इस परिवार के साथ, मेजर कलसी के साथ। मैं आपको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करने की बात नहीं करूंगा। अगर आपको बेहतर कंटेंट लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बेहतर लगा हो तो, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने जो एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर पॉजिटिव वे में करिए। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो अभिषेक सर आपके साथ हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें एमकेसी लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।